नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 का जो टॉपिक है वाचिक अधिगम, उसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि वाचिक अधिगम क्या है। देखिए, वाचिक अधिगम में दो शब्द है। पहला है वाचिक अधिगम। अधिगम क्या होता है इसको जान लीजिए, फिर वाचिक क्या होता है इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए, अधिगम क्या होता है, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। और व्यवहार में ये अस्थायी परिवर्तन कैसे होता है? व्यवहार में ये अस्थायी परिवर्तन होता है अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा। व्यवहार में जो आपके अस्थायी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम। अधिगम को समान शब्द अर्थ में उसको कहा जाता है सीखना। अब वाचिक से क्या तात्पर्य है? वाचिक से तात्पर्य है कि बोलने से संबंधित। वाचिक मतलब क्या है? वाचिक में वाक आ रहा है, वाक मतलब बोलने से संबंधित। और वाचिक अधिगम को हम मौखिक अधिगम के भी नाम से जानते हैं और इसको हम शाब्दिक अधिगम के भी नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, वाचिक अधिगम से तात्पर्य वैसे अधिगम से होता है जिसमें व्यक्ति संकेत, चित्र, अंक अथवा वाणी इत्यादि का प्रयोग करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त निरर्थक पद और पूर्ण वाक्यों का भी प्रयोग वाचिक अधिगम में होता है। कहने के यह तात्पर्य है कि वाचिक अधिगम से तात्पर्य वैसे अधिगम से होता है जिसमें हम लिखित सामग्री को छोड़कर और जिन जिन माध्यमों से बच्चों को सिखाते हैं, अधिगम कराते हैं, उसे हम वाचिक अधिगम कहते हैं। जैसे बच्चों को और सिखाने में संकेतों को हम सिखाते हैं, ठीक है, चित्र को कोई मैप बना हुआ है उसमें हम उसको बताते हैं, भारत का नक्शा है उसमें कौन राज्य कहाँ है इसके बारे में सिखा रहे हैं, तो वो वाचिक अधिगम हुआ। अंक हम जो है पहाड़ा टेबल उसको याद करवा रहे हैं तो वाचिक अधिगम। या बोल के हम कोई पोएम बच्चे से पूछ रहे हैं या तो कुछ याद करवा रहे हैं तो उसे हम वाचिक अधिगम कहते हैं। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान में इसके अतिरिक्त निरर्थक पद और पूर्ण वाक्यों का भी प्रयोग वाचिक अधिगम में किया जाता है। निरर्थक पद क्या होता है? देखिए, पद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक पद और एक होता है निरर्थक पद। सार्थक पद वह पद होते हैं जिसका कोई अर्थ होता है और निरर्थक पद वे पद होते हैं जो अर्थहीन होते हैं, जिनका अर्थ नहीं होता है। तो वाचिक अधिगम में निरर्थक पदों और पूर्ण वाक्यों का भी प्रयोग किया जाता है व्यक्तियों को सिखाने के लिए या बच्चों को सिखाने के लिए। आगे हम देखते हैं। देखिए, जबकि ये आगे कह रहा है कि मनुष्य का अधिकांश अधिगम क्या होता है? वाचिक होता है। मतलब मनुष्य जो अधिगम करता है, जो सीखता है, अगर देखा जाए तो उसका अधिकांश अधिगम वाचिक ही होता है। ठीक है, वाचिक में आपको बताया कि संकेत, चित्र, अंक, वाणी या बोल की चीज़ों को याद करना, ये वाचिक अधिगम। जबकि पशु को क्या होता है? गत्यात्मक होता है। पशु क्या होते हैं? गति करके सीखते हैं। ठीक है, समूह में रख के वो चीज़ों को सीखते हैं। वाचिक अधिगम में व्यक्ति अक्षरों से बने सार्थक अर्थहीन शब्दों जिनका कोई अर्थ नहीं, वो उसकी व्याख्या, चिन्ह जो सिंबल होते हैं, ठीक है, उसको तथा अंकों के अर्थों को सीखता है और उसके आशय को समझता है। वाचिक अधिगम में व्यक्ति क्या करता है? चिन्ह होंगे, जैसे आप रोड पे जाते हैं तो रोड पे के साइड में आपको इसका निशान है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि आगे क्या है? हॉस्पिटल है। तो इसको सीखना। और अक्षर जो होते हैं, अक्षरों को बोल के सिखाया जाता है। बच्चों जब छोटे बच्चे होते हैं उनको टेबल और गिनती को बोल के सिखाया जाता है, पोयम को याद करवाया जाता है और भी कई चीज़ों को क्या है बच्चों को सिखाया जाता है वाचिक अधिगम के द्वारा। एक परिभाषा देख लेते हैं। चैपलिन कहते हैं कि वाचिक अधिगम का तात्पर्य सूचियों, शब्दों अथवा निरर्थक पदों को सीखना है। यानी कि वाचिक अधिगम के द्वारा हम किसी भी चीज़ की सूची हो गई, ठीक है, जैसे भारत के राज्य की राजधानियों की सूची है उसको बच्चों को याद करवाना है। शब्द हो गए, ठीक, कोई भी शब्द याद करना है या तो निरर्थक पद हैं उनको हम बच्चों को सिखाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? वाचिक अधिगम कहते हैं। तो ये अर्थ परिभाषा वाचिक अधिगम का रहा। अब हम देख लेते हैं वाचिक अधिगम में उपयुक्त सामग्रियाँ कौन कौन सी हैं, यानी कि वाचिक अधिगम में कौन कौन सी सामग्रियों का उपयोग करके किसी व्यक्ति या बच्चों को सिखाया जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोधों के आधार पर, अध्ययनों के आधार पर ऐसे 4 प्रकार के सामग्रियों का वर्णन किया है जो आपके सामने। सबसे पहला है निरर्थक पद या CVC त्रिवर्ण। ठीक है, CVC त्रिवर्ण मतलब कि कॉन्सोनेंट, वावेल, कॉन्सोनेंट, यानी कि स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। फिर दूसरा है व्यंजन पद या CCC त्रिवर्ण, यानी कि कॉन्सोनेंट। तीसरा है बहुपदी निरर्थक इकाइयाँ, ठीक है, जिसमें 3
से ज़्यादा पद व्यक्ति के सामने, प्रयोजक के सामने रख के उसको सिखाया जाता है तो उसको बहुपदी। अशाब्दिक सामग्रियाँ, ऐसे चीज़ जिनको शब्दों के माध्यम से ना बल्कि कोई आकृति के माध्यम से सिखाया जाए तो उसे अशाब्दिक सामग्रियाँ कहते हैं। अब इन चारों के बारे में देखते हैं कि ये क्या है। देखिए सबसे पहला है निरर्थक पद या सीबीसी तर्क। अब निरर्थक पद क्या, ऐसे निरर्थक पद ऐसे पद होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कितने पद होते हैं, 3 पद। देखिए सीबीसी 3 पद, और 3 पद कौन 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 से होते हैं, कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट एक व्यंजन रहेगा, एक वावेल यानी कि स्वर रहेगा, फिर कॉन्सोनेंट एक क्या रहेगा, व्यंजन रहेगा, ठीक। अब देखिए इबिंगहास कहते हैं कि निरर्थक पद शब्द से तात्पर्य वैसे त्रिवर्ण या 3 अक्षरों से बने पद से होता है जो निरर्थक होता है, जिसका पहला एवं अंतिम अक्षर क्या होता है, व्यंजन, तथा बीच का अक्षर क्या होता है, स्वर। जैसे KUZ, TEK, HU, इसमें पहला और अंतिम अक्षर व्यंजन है और बीच वाला अक्षर स्वर है, ठीक। इबिंगहास ने ये प्रयोग करने के लिए 2300 निरर्थक पदों का इन्होंने निर्माण किया है, और इसके माध्यम से क्या है, बच्चों को निरर्थक पदों को सिखाया जाता है। दूसरा है व्यंजन पद या ट्रिपल सी त्रिवर्ण। देखिए व्यंजन पद मतलब इसमें तीनों अक्षर क्या रहेंगे, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन रहेंगे। इसमें दिया भी है सी यानी कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। यह एक ऐसा त्रिवर्ण है जो अर्थहीन होता है, ठीक है, तथा साथ ही साथ इसके 3 अक्षर व्यंजन होते हैं, ठीक। तीनों अक्षर व्यंजन होते हैं, KZP TQN RST। इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक अपने प्रयोगों में अधिकतर करते हैं, क्योंकि ये जो है आसानी से क्या है, इसका बच्चा साहचर्य स्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। तीसरा है बहुपदी निरर्थक इकाइयाँ। बहुपदी निरर्थक इकाइयाँ क्या है, ये ऐसी निरर्थक इकाइयाँ जिसमें 3 से ज़्यादा शब्दों को रखकर वाचिक अधिगम कराया जाता है। जैसे 4 शब्दों कई मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने 4 शब्दों का प्रयोग करके वाचिक अधिगम कराया तो उसको चतुर्वर्णी कहते हैं। 5 शब्दों का रख के कराया तो उसको पंचवर्णी कहते हैं, और 6 शब्दों को रख के सिखाया तो उसको हम क्या कहते हैं, षष्ठवर्णी कहते हैं। अब बहुपदी निरर्थक इकाइयों में 5 पॉइंट है। ये किस लिए है, किसी पद का साहचर्य मूल्य क्या है, इस बात का पता करने के लिए ये 5 पॉइंट रखे गए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला साहचर्य मूल्य है, एसोसिएशन वैल्यू। जो पद का निर्माण किया जा रहा है उसको आप ये देख लें कि उस पद से बच्चा या प्रयोज क्या है, कितना ज़्यादा अपने आप को साहचरित किया करता है। तो इसमें क्या मनोवैज्ञानिकों ने किया कि प्रयोजों के सामने अलग अलग शब्द रखा और कहा कि इस शब्द से संबंधित जितने भी शब्द आपके मन में आते हैं उसको बताइए। तो जिस शब्द से संबंधित ज़्यादा शब्द प्रयोजों के मन में आता था उसका साहचर्य मूल्य कम, और जिसका कम आता था उसका साहचर्य मूल्य ज़्यादा। अर्थपूर्णता, कोई शब्द कितना अर्थपूर्ण है। जैसे कोई ऐसा शब्द का निर्माण न कर दे जिसका अर्थ तुरंत वो निकाल ले प्रयोग। जैसे आप 3 अक्षरों के समूह बना रहे हैं BIP, तो इसका तुरंत जो है अर्थ वो निकाल लेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और ऐसे शब्द क्या होते हैं, इनको तुरंत प्रयोजक सीख लेता है। तीसरा परिचय, जो आप शब्द बना रहे हैं उससे कितना ज़्यादा परिचित वो है प्रयोजक आपका। किसी शब्द से जितना ज़्यादा वो परिचित रहेगा उसको उतनी ही अच्छे तरीके से सीखेगा, और किसी शब्द से जितना ज़्यादा कम परिचित रहेगा उसको उतनी ही अच्छी तरीके से वो नहीं सीखेगा। प्रतिमावली, कोई भी शब्द या कोई भी अक्षर या नाम आपके सामने आते ही उससे संबंधित आपके दिमाग में उसकी प्रतिमा बन जाती है। तो यहाँ निरर्थक पदों को निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी पद बनाया जाए उससे उसकी प्रतिमा प्रयोजक के दिमाग में न रहे। चौथा, पचमा आवृत्ति और बारंबारता। आप जो निरर्थक पद बना रहे हैं उसमें इस बात का भी आप ध्यान रखें कि एक ही पद को आप बार बार न दोहराएं। बार बार दोहराएंगे तो उसको पद को प्रयोग जो है आसानी से सीख लेगा, तो वो क्या है, पद आपका क्या है, अर्थपूर्ण हो जाएगा। अगला है, तो ये 5 पॉइंट थी कि कोई पद कैसे निरर्थक पद बनाया जाए जो कि एकदम विश्वसनीय और वैध भी हो, और उसको क्या है आसानी से वाचिक अधिगम का प्रयोग उस पर किया जा सके। इसमें चौथा अशाब्दिक सामग्री। आपने जितना देखा ये शाब्दिक सामग्रियाँ थी जिनके बारे में बात किया जा रहा था। शाब्दिक सामग्रियों के माध्यम से वाचिक अधिगम कराया जाता था, लेकिन कई मनोवैज्ञानिकों ने कई अशाब्दिक सामग्रियों का भी प्रयोग किया, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल न करके बल्कि कुछ ज्यामितीय चित्रों का इस्तेमाल करके
या कुछ अधूरे चित्रों का इस्तेमाल करके और उससे क्या है, प्रयोज्यों को वाचिक अधिगम कराया जाता है। तो ये वाचिक अधिगम क्या है, आज की क्लास में हमने जाना कि वाचिक अधिगम क्या है और वाचिक अधिगम में प्रयुक्त कितनी सामग्रियां होती हैं। इस टॉपिक से संबंधित आपको हैंड रिटेन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।